हेलो एवरीवन, मनी और बैंकिंग में आज हम देखेंगे एक है M0, एक है M1, एक है M2 और एक M3 और M4। तो M0 क्या होता है? आपके आरबीआई के पास मतलब बैंकर्स का आरबीआई के पास जो डिपॉजिट्स रहता है वो प्लस आरबीआई के जो अदर डिपॉजिट्स रहते हैं, आरबीआई के अदर डिपॉजिट्स जो रहते हैं उसके साथ जो मनी सर्कुलेशन में है, मतलब सर्कुलेशन में जो मनी है वो बैंकर्स का आरबीआई के पास जो डिपॉजिट्स रहता है वो उसके साथ आरबीआई का जो अदर डिपॉजिट्स होता है वो M0 है। इसको हम लोग हाई पावर्ड मनी भी बोलते हैं, इसको हम लोग हाई पावर्ड मनी बोलते हैं। उसके बाद आता है M1। तो ये M1 जो है ये सबसे ज़्यादा लिक्विड मनी है, आप ऐसे बोल सकते हैं। क्यों? हमें पता है ना M1 ज़्यादा लिक्विड है, मतलब हम क्या हमारे पास जो पैसे है मतलब करेंसी एंड कॉइन्स विथ पब्लिक, उसके बाद प्लस आपके जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं बैंक में। डिमांड डिपॉजिट्स मतलब क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट्स मतलब आपके जो सेविंग्स और करेंट अकाउंट है, मतलब आप जब चाहे तब वहां से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, उसको हम लोग डिमांड डिपॉजिट्स बोलते हैं। तो करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट्स इन बैंक मतलब ये सबसे लिक्विड मनी है, मतलब आप इजीली इससे कैश ले सकेंगे। ये तो कैश के फॉर्म में है ही, और इसको चाहेंगे तो आप एटीएम वगैरह से या विड्रॉल फॉर्म से जब चाहे तब विड्रॉ कर सकते हैं। फिर M2 क्या होता है? M2 होता है M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स और सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स इन पोस्ट ऑफिस। वो बोल रहा है कि आपके जो करेंसी विद द पब्लिक प्लस द डिमांड डिपॉजिट्स इन बैंक प्लस सेविंग पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग्स है ये M2 है। उसके बाद M3 बोल रहा है कि आपके जो M1 प्लस द नेट टाइम डिपॉजिट्स इन बैंक। तो M1 का मतलब क्या है? M1 का मतलब है कि करेंसी विद, सारे जगह में देखिए M1 रह रहा है, तो M1 का मतलब आपको याद रखना पड़ेगा कि करेंसी विद द पब्लिक डिमांड डिपॉजिट्स इन बैंक। तो ये करेंसी विद द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक के साथ नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ बैंक। आप सोचिए कि सबसे ज्यादा अगर कोई मनी यूज होता है वो M3 है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर बैंक में ही FD करते हैं, बैंक में ही सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं और अपने पास पैसे रखते हैं। तो बोल रहा है कि सबसे जो एग्रीगेट मनी रिसोर्स है, मतलब जो मेजर करने के लिए कितना मनी है मार्केट में यूज होता है वो M3 है, लेकिन सबसे लिक्विड मनी M1 है, और हाई पावर्ड मनी अगर पूछेगा तो वो M0 है। ठीक है। फिर M4 है क्या? M4 टोटल है, मतलब M1 प्लस नेट डिपॉजिट्स, मतलब टोटल डिपॉजिट्स जो है पोस्ट ऑफिस में, टोटल डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, मतलब ये फिक्स डिपॉजिट टाइप का है, प्लस आपका जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है वो। तो बोल रहा है कि M4 M1 उसके साथ नेट आपका जो पोस्टल का टोटल डिपॉजिट है उसके साथ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो सबसे लिक्विड मनी M1 है, क्योंकि हमारे अपने पास हम पैसे रखते हैं, उसे जब चाहे तब हम बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन एग्रीगेट मनी रिसोर्स ये है क्योंकि हम बैंक को ज़्यादा यूज़ करते हैं और अपने पास पैसे रखते हैं। तो ये है M0 M1 M2 और M3 M4 का कॉन्सेप्ट। तो हम अगर बोलें कि हम करेंसी किसे बोलते हैं, करेंसी को हम लोग बहुत सारे नाम से हमें पता चलता है। एक है आपका लीगल टेंडर, दूसरा है आपका फिएट मनी। उसके बाद वो बोल रहा है कि ये सबके द्वारा एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए पूरे कंट्री में। और ये लीगल टेंडर है मतलब इसको कोई मना नहीं कर सकता कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए। नो वन कैन मतलब नो पर्सन इन द कंट्री कैन डिनाई इट्स ट्रांजैक्शन फॉर एनी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। तो उसको हम लीगल टेंडर इसीलिए बोलते हैं। फिएट मनी है कि उसका इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं है। देखिए अगर सिल्वर या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है उसका, ठीक है, मतलब नहीं है इसलिए इसको फिएट मनी बोलते हैं। क्योंकि अगर इंट्रिंसिक वैल्यू होता जैसे गोल्ड कॉइन और आपका सिल्वर कॉइन, उसको अगर हम मतलब गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन उसको अगर हम ये करें कि मतलब उसको अगर हम पिघला दें या फिर इफ वी मेल्ट दैट मनी देन हम क्या करें, मतलब वो उसको भी हम बेच के, मतलब 1 रुपए का मान लीजिए सिल्वर कॉइन है, उसको बेच के आपको 500 रुपया मिल जाएगा, तो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है। लेकिन पेपर मनी का या फिर हमारे जो करेंसी का इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। ठीक है। फिर बोल रहा है कि मनी का फंक्शंस क्या क्या है। मनी का फंक्शंस क्या क्या है कि मनी आपके ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है, और सारे जो फैक्टर्स ऑफ पेमेंट है, मतलब देखिए फैक्टर ऑफ पेमेंट क्या होते हैं, जो आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जैसे लैंड हुआ आपका,
लेबर हुआ, कैपिटल हुआ, उसके साथ आपका एंटरप्रेन्योर हुआ। ये चारों को पेमेंट करने के लिए मनी यूज होता है। तो जब आउटपुट ऑफ ए फैक्ट्री को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो लैंड को हम लोग रेंट देते हैं, लेबर को हम लोग वेजेस देते हैं, कैपिटल को हम लोग इंटरेस्ट देते हैं जिसने कैपिटल लगाया था, और आपको जो एंटरप्रेन्योर है वो उसका प्रॉफिट होता है। तो ये है फैक्टर ऑफ पेमेंट जो कि मनी के फॉर्म में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, सॉरी। और एक चीज अगर हम लोग देखेंगे कि मतलब बात है कि हाई पावर मनी मतलब आपके जो अगर वैल्यू ऑफ मनी किसे कहते हैं, वैल्यू ऑफ ए करेंसी हम किसे कहते हैं और वैल्यू ऑफ करेंसी हम किसे कहते हैं। देखिए, एक यूनिट का करेंसी यूज करके हम जितना चीज खरीद सकते हैं उसको मतलब हम लोग जितना चीज खरीद सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कि वो है वैल्यू ऑफ करेंसी। मान लीजिए 1 रुपया है, 1 रुपी है, तो 1 रुपया में हम लोग कितने चीज खरीद सकते हैं वो है आपका मतलब वैल्यू ऑफ द करेंसी। बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ करेंसी कैसे इंक्रीज करता है। वैल्यू ऑफ करेंसी इंक्रीज करता है पहले तो अगर ज्यादा ट्रांजैक्शन हो, मतलब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन अगर हाई हो, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस अगर बहुत ज्यादा हो तो वैल्यू ऑफ मनी आपका इंक्रीज करता है। उसके साथ अगर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन भी बहुत ज्यादा हो, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन तो हो रहे हो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन में, वैसा एक साथ में बहुत ज्यादा कैश का ट्रांजैक्शन हो रहा हो। फिर उसमें बोलता है कि अगर कैशलेस ट्रांजैक्शन ज्यादा होगा तो कैशलेस ट्रांजैक्शन अगर ज्यादा होगा, इसीलिए हमारे कंट्री में डिजिटल इकोनॉमी को इतना बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि कैशलेस ट्रांजैक्शन होगा तो भी मनी का वैल्यू इंक्रीज करेगा। उसके साथ और एक है आपका कि अगर हम लोग स्पेकुलेटिव मोटिव में पैसे रखेंगे। देखिए स्पेकुलेटिव मोटिव क्या है, मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। स्पेकुलेटिव मोटिव होता है, देखिए हमारे जो देश में जो लोग हैं वो 3 कारण के लिए पैसा रखते हैं। एक है कि वो कुछ प्रॉब्लम हो जाए उसके लिए, दूसरा है दिन का खर्चा करने के लिए, तीसरा है अगर कुछ चीज का पैसा घटा या फिर मान लीजिए लैंड का पैसा घटा तो उस या फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो उस टाइम में इन्वेस्ट करके ज्यादा पैसा कमाऊंगा, इसको बोलते हैं स्पेकुलेटिव मोटिव। तो ज्यादातर बिजनेसमैन लोग ये सब करते हैं। तो अगर स्पेकुलेटिव मोटिव में हमारा ज्यादा पैसा हम लोग रखेंगे तो फिर हमारे जो रुपी है उसका वैल्यू इंक्रीज करेगा। देखिए अगर हम एक मनी को दूसरे मनी के साथ कंपेयर करेंगे, मान लीजिए डॉलर के साथ मैं कंपेयर करूंगी रुपी को, तो फिर मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि कितना रुपी डॉलर मतलब रुपी को यूज करके मैं कितना डॉलर खरीद सकती हूँ, उसके हिसाब से भी आपका दोनों करेंसी में हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। हमें पता है कि रुपी को यूज करके हम ज्यादा डॉलर नहीं खरीद सकते क्योंकि $1 को 70 अराउंड कुछ रुपी है। टुडे का ट्रांजैक्शन मैंने देखा नहीं लेकिन 70 अराउंड कुछ रुपये आता है। तो ये लेस मतलब इसका वैल्यू लेस है रुपी का देन डॉलर। ठीक है, तो ये सब जो मेजर्स है ये सब अगर हम ज्यादा करेंगे तो धीरे धीरे हमारा भी कंट्री का जो वैल्यू है उसका करेंसी बढ़ेगा। मान लीजिए मार्केट में इन्फ्लेशन हुआ, ठीक है, मतलब कुछ चीजों का प्राइस बढ़ गया। ठीक है, मान लीजिए ऑयल का प्राइस ग्लोबल में ऑयल का प्राइस बढ़ गया, तो हम पहले 1 रुपी खर्चा करके जितना ऑयल ले पाते थे अभी हम 1 रुपी खर्चा करके उससे कम ऑयल लेंगे। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि अभी करेंसी का डी वैल्यू हुआ, मतलब वैल्यू ऑफ करेंसी डिक्रीज हुआ। ठीक है, थैंक यू।